देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने मेहमानों का, अपने पैनलिस्ट का, अपने दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस मुद्दे पर बहस देखना चाहते हैं और हमारे स्टूडियो में अपने घरों से सीधे जुड़कर वे ही दशा और दिशा बहस की आगे बढ़ाते हैं, बहस को धार और रफ्तार देते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से 3 सवाल दिए थे और किसे आपने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। अल्पसंख्यक, वो भी मुसलमान अल्पसंख्यक, क्या भारत में पिछड़े हुए हैं? ये बहस आज़ादी के लगभग 74 सालों से चली आ रही है। इसीलिए 9 मार्च 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर आयोग का गठन किया था और उसके आधार पर कई सिफारिशें भी आई, कुछ लागू की गई, कुछ नहीं। अब इसी से संबंधित एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया है और उसी पर हमारी बहस होगी आज। क्या तुष्टीकरण के लिए बनाई गई थी सच्चर कमेटी, इसे 55% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। अल्पसंख्यक, खास तौर पर मुसलमान अल्पसंख्यकों की हालत के बारे में देश में लगातार और लंबी बहस चलती रही है। कई बार तुष्टीकरण का भी आरोप लगा है, कई बार आरोप ये लगा है कि छोटी कम्युनिटी के वोट्स को साथ लेने के लिए बड़ी कम्युनिटी के लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। कई बार यह भी कहा जाता है कि तुष्टीकरण हो रहा है और तुष्टीकरण की इस राजनीति में देश ने लंबे समय तक राज भी किया है। तो क्या आज आर्टिकल 14 जो ये कहता है देश में हर नागरिक के समान अधिकार है और आर्टिकल 15 जो ये कहता है लिंग या धर्म के आधार पर कोई भी मतभेद नहीं किए जा सकते, ऐसे में सच्चर कमेटी आज के समय में प्रासंगिक है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है विष्णु शंकर जैन ने, जो कि एक जाने माने वकील हैं। क्या कहती है पिटीशन, आपको पहले बताएंगे, फिर इस पर बहस करेंगे कि क्या ये महज तुष्टीकरण तो नहीं है। एक समुदाय विशेष के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए 2005 में गठित सच्चर कमेटी की वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को न लागू करने की भी अपील की गई है। याचिका में जहां एक और सच्चर कमेटी के गठन की पूरी प्रक्रिया को ही असंवैधानिक बताया गया है, वहीं साथ ही कहा गया है कि एक धार्मिक समुदाय के तौर पर मुस्लिम समुदाय उन लाभ का हकदार नहीं माना जा सकता जो समाज के पिछड़े तबके को हासिल है। सनातन वैदिक धर्म नाम के हिंदू संगठन की ओर से दाखिल याचिका में आपत्ति जताई गई है कि 9 मार्च 2005 को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सच्चर कमेटी का गठन करने वाली अधिसूचना असंवैधानिक और अवैध है। ये आर्टिकल 77 का वायलेशन है, इसके लिए ना कोई प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन हुआ, तो सच्चर कमेटी का गठन खुद में ही असंवैधानिक है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। याचिका के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 77 का उल्लंघन हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री कैबिनेट के बगैर ऐसी किसी कमेटी का गठन खुद नहीं कर सकते। गौरतलब है कि एक बार खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की संपदा पर पहला अधिकार मुस्लिमों का बताया था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. याचिका में दावा किया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी मर्जी से मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का परीक्षण करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, जबकि अनुच्छेद 14 व 15 के आधार पर किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर मानते हैं कि सच्चर कमेटी की सिफारिश अब तक लागू हो जानी चाहिए थी। सच्चर साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, उनकी सिफारिशात को लागू करना चाहिए। याचिका के मुताबिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति के परीक्षण के लिए एक कमीशन नियुक्त करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। देश के बहस में चर्चा है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें तुष्टीकरण की राजनीति के उद्देश्य से की गई थी या इसका कोई और लक्ष्य था। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले देश की बहस में आज का सवाल क्या है। आप जानते हैं हम एक सवाल पूछते हैं और जो आपका जवाब होता है बताते हैं कि देश के बहस की दर्शकों की राय इस सवाल पर क्या है। जाहिर सी बात है इसी से जुड़ा हुआ है
क्या धर्म के आधार पर, हमारा ये कहना है कि क्या धर्म के आधार पर, धर्म नहीं मजहब के आधार पर क्या किसी को सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो भी सरकारी सुविधाएं जिस पर देश के हर व्यक्ति का समान अधिकार है, समान हक है। धर्म विशेष के लिए अलग से खास योजनाएं बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन मार्क, यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब देने का तरीका आपको पता है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की भुवनेश्वर से एमपी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन हैं जो कि याचिकाकर्ताओं के वकील हैं। मेरे साथ एहतशाम हाशमी हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरे साथ तहसीम पूनावाला हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। तहसीम, ये बात तो आप भी जानते हैं कि कमेटी को जिस ढंग से बनाया गया ये आर्टिकल 77 का उल्लंघन था, तो क्यों ना इस कमेटी को खत्म किया जाए और कहा जाए कि इससे जो राय मांगी गई थी उसको लागू करना बिल्कुल पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। विष्णु जैन के पास तर्क तो है। विष्णु जैन मेरे मित्र है, पहचान वाले, उनको अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। अक्सर टीवी चैनल्स में मुलाकात भी होती थी प्री कोविड। लेकिन अफसोस से कहना चाहता हूँ मैं कि ये पिटीशन को अगर मुल्क में, और मैं सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखता हूँ, तो इंसाफ है तो एक पिटीशन को बाहर फेंक दिया जाएगा। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आपको लागू नहीं करना, क्या धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? तहसीन में बताइए, अगर देश का हर नागरिक एक है तो क्या मजहब के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? मजहब के आधार पर कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? ये एक कमेटी है जो देख रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग हैं, वो उनके साथ वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्यों है? इसमें कहाँ किसी वही से तो कह रहा हूँ कि मजहब के आधार पर ही भेदभाव हुआ ना, तो फिर ये कमेटी तो हिंदुओं के लिए भी बननी चाहिए, पारसियों के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी, ईसाई के लिए भी। बिल बनिए। तो आपके जो कल ओबीसी रिजर्वेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, सोनिया जी के, जो सोनिया जी उनको बता रही थी कि करो, और फाइनली सोनिया जी की बात सुनकर प्रधानमंत्री जी ने जो कल किया, तो किसके लिए था? ओबीसी कौन है? कौन है ओबीसी? तो क्या है? मजहब के आधार पर नहीं, और पॉजिटिव मजहब के आधार पर नहीं, तो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर नहीं, तहसील पूनावाला जाति के आधार पर। तो बैकवर्डनेस तो है। पिछड़ी जाति अलग कॉन्सेप्ट है, पिछड़ा मजहब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस देश में, क्योंकि सभी धर्म बराबर हैं। सर लेकिन ये सर ये एक पिटीशन बाहर जाने वाली है, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना सब करने की जरूरत क्या है? माननीय प्रधानमंत्री को कह दो ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे कैंसिल कर दे सच्चर कमेटी। हम क्यों डिबेट कर रहे हैं? जिस मुल्क में पेगासस पे प्रधानमंत्री जी स्नूपिंग कर रहे हैं लोगों पर, महिला पत्रकारों पर स्नूपिंग हो रही है, जिस मुल्क में पेट्रोल 100 रुपया पार कर गया है, 2005 के मुद्दे को लेकर हम बैठे, उस पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे, प्रधानमंत्री को बोले कैंसिल करे। किसने रोका है प्रधानमंत्री को? अरे आप करते दिखाओ ना, पर बात करिए ना। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जा रहे हो? क्या मजहब के आधार पर ऐसी कमेटी बनाना ठीक था? हाँ या ना? सिंपल सवाल, संवैधानिक था या नहीं? हाँ या ना? 100% ये लीगल है और 100% संवैधानिक है और असंवैधानिक है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को ये कहने कि मोदी जी से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसे बाहर फेंकेंगे। करो बीजेपी हुकूमत में, आज 7 साल से बीजेपी हुकूमत में, क्यों नहीं करती है? मोदी जी के एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर कहीं ज्यादा से ज्यादा लागू हुई है वो गुजरात में लागू हुई है। ये मोदी जी के प्रवक्ता ने कहा है। मधु किशोर के इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा है कि जितना गुजरात का डेमोग्राफिक्स है उतना मुसलमानों को गवर्नमेंट में जॉब्स में नौकरियां मिली, हमने सच्चर कमेटी को इंप्लीमेंट किया है। अरे आप बोलिए ना कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं, आज बोल के दिखाइए शो में। विष्णु शंकर जैन जी, तहसीम पूनावाला कह रहे हैं कि संवैधानिक है, कैसे गैर संवैधानिक है बताइए। देखिए मैं ये बात क्या, जी
देखिए मेरे सामने दीपक जी तहसीन पूनावाला ने कहा हमारी पिटीशन बाहर जाने वाली है। तो तहसीन पूनावाला अगर ये समझते हैं कि मॉब लिंचिंग पे ये पिटीशन डालेंगे और वही एडमिट होगी और बाकी इस देश के लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम देखेंगे आगे कि हमें क्या चीज़ें इख्तियार करनी कि हमारी बात सुनी जाए। पर मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है और मुझे लगता है जो मैंने रिसर्च की वो सुप्रीम कोर्ट मानेगी। ये मेरे सामने किताब है दीपक जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स है और मैं चाहूँगा तहसीन पूनावाला जो उभरते हुए व्यक्ति हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें। अब एक बात बताने जा रहा हूँ आपके चैनल पे, 25 मई 1949 वॉल्यूम 8 पेज नंबर 269 से पेज नंबर 309, जो संविधान सभा के फाउंडिंग फादर हैं एस.सी. मुखर्जी, उन्होंने संविधान सभा में क्या कहा था कि अगर आप सेकुलर देश बना रहे हैं तो माइनॉरिटी को आप अलग से कोई बेनिफिट्स नहीं दे सकते। उसके बाद तहसीन पूनावाला जी अगर जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं तो इसी के वॉल्यूम 8 में पेज नंबर 329 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के साथ मिलकर रहना है, अलग से माइनॉरिटी के लिए कोई राइट्स नहीं होंगे। पेज नंबर 330 उठा के पढ़ लें, गूगल और नेट पे संविधान सभा की डिबेट अवेलेबल है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी बात कही है जो आपके दर्शकों के दिल में घर कर जाएगी। 26 मई 1949 पेज नंबर 351 वॉल्यूम नंबर 8, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया वो माइनॉरिटी कैसे हो सकती है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की डिबेट में कहा था। इसके बाद मैं आपसे इस बैकग्राउंड में ये कहना चाहता हूं मैं इस बैकग्राउंड में ये बात कहना चाहता हूं कि इसी के लिए जब आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आया था तो उसमें यही व्यवस्था थी कि माइनॉरिटी को अलग चश्मे से देखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर बैठेगा, और इन सारी डिबेट्स के बाद उस आर्टिकल को रिजेक्ट कर दिया गया। तहसीन पूनावाला को ये बात पता होनी चाहिए, आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रिजेक्ट कर दिया गया। आर्टिकल 292 जो माइनॉरिटीज को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज देता था, रिजेक्ट कर दिया। कालांतर में आप कैसे उनको स्पेशल बेनिफिट्स दे सकते हैं, मेरा ये सवाल है। और तहसीन पूनावाला जी ने कहा कि भाई ये बताइए ना, आर्टिकल 77 का उल्लंघन है, क्या प्रधानमंत्री खुद कोई कमेटी बना सकता है? अगर कोई आदमी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उसके लिए ओबीसी कमीशन बना हुआ आर्टिकल 340 के तहत, और जो उनकी बैकवर्डनेस को देखेगा, और मुस्लिम समाज की बैकवर्डनेस को देखा जा चुका है। मंडल कमीशन ने मुस्लिम समाज की बैकवर्डनेस को देखा है, और ओबीसी में तहसीन पूनावाला जी को पता होना चाहिए ओबीसी के दायरे के तहत मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उसके ओवर एंड अबव 5,000 करोड़ रुपए की माइनॉरिटी स्कीम भारत सरकार कैसे चला सकती है, मेरा ये विरोध है। और अगर ये विरोध सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी तो इस देश की जनता सुनेगी, आपके माध्यम से लोग सुनेंगे, लोग जागृत होंगे, और ये बात समाज में मैसेज में जाएगी कि आप किसी माइनॉरिटी को स्पेशल चश्मे से नहीं देख सकते। एक बात और कहना चाहता हूं दीपक जी आपके शो पे, ये देखिए मेरे पास सच्चर कमेटी का नोटिफिकेशन है 9 मार्च 2005 का। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, मुस्लिम्स के लिए कमेटी बनी है और किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। जी मैं इसका जवाब दे दूं? ठीक है, मैं इसी बात को एहतेशाम के पास ले जाता हूं। एहतेशाम भाई बताइए, जिन लोगों ने इस देश का बंटवारा किया अपनी जिद के आधार पर, वो इस देश में माइनॉरिटी कैसे हो गए? जवाब दीजिए। दीपक भाई साहब, ये जो आपने नहीं सवाल किया है, सरदार पटेल ने कहा था वकालत के पेशे में संविधान सभा में कंपाउंड क्वेश्चन। सरदार पटेल ने क्या कहा है, आपने किस किताब से पढ़ा है? आप गूगल नाम सर्च कर लीजिए। थोड़ी वकालत आपने सिखा दी मुझे। आप सुनी सुनाई बातें, व्हाट्सएप चैट जो बीजेपी के लीडर से आपके पास आती है, उसके बेस पे आप अपनी बातें बताते रहते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो बड़ी पोस्ट पे बैठने का एक तरीका होता था कि जो इंसान पढ़ा लिखा होता था, जिसको बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की नॉलेज होती थी और जिसकी ईमानदार छवि होती थी, वो सबसे बड़े पदों पे बैठता था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक या लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से सरकार के तलवे चाटने वालों को बड़ी बड़ी पोस्ट दी जा रही है। सिर्फ यही रीज़न है
कि पिटिशनर इस तरह की पिटिशन फाइल कर रहे हैं कि जल्दी से बीजेपी में कोई पोस्ट मिल जाए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे जुबानी जमा खर्चा मत समझाइए। वो लोग इस देश में माइनॉरिटी कैसे, जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया, इसका जवाब दीजिए। सरदार पटेल ने कहा था वो लोग इस देश में माइनॉरिटी कैसे, जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया था। जुबानी जमा खर्चा मत कीजिए एहतेशाम भाई, पढ़ने लिखने से आपका भी दूर दूर का लेना देना नहीं है। मोदी जी के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कितने मुस्लिम ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कितने मुस्लिम ऑफिसर्स आईएएस वहां पे बैठे हुए हैं, बताइए आप। अच्छे स्कूल फिर आ गए आप मजहब के आधार पर, स्कूल है या फिर आप मुझे बताइए क्या उस कौम को, क्या उस मजहब को अल्पसंख्यक कहा जा सकता है जिसने इस देश का बंटवारा किया हो? मोदी जी के तलवे चाटते चाटते कि हिंदुस्तान को बेचने पे आ गए आप लोग। देखिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखिए और सवाल का जवाब सवाल से होता है, सवाल का जवाब सवाल से नहीं होता है। एहतेशाम जी ना, जो पिटिशनर है आर्टिकल 14 पे रिलाई कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात करता है। पीपल ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 पे रिलाई कर रहा हूं मैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, और सब बराबर है उसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। बात कर रहे हैं, कोई मजहब के आधार पर अतिरिक्त अधिकार नहीं मांग सकता। कितने एमएलए हैं, मुस्लिम एमएलए हैं, बताइए। आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं आप हिंदुस्तान में, आप देश को बांटने की बात कर रहे हैं। और फिर मजहब पर आ गया, शौक है, फिर मजहब पर आ गया। अपराजिता जी मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाए, काम खत्म हो जाएगा एक ही बार में। हिंदुस्तान के सारे लोगों को मुसलमान जितने भी हैं उनको हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाए और उनको बीजेपी की सदस्यता दिला दी जाए, तभी उनको हिंदुस्तान का नागरिक माना जाएगा। कुछ कहूंगा आपको बुरा लगेगा, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बंद करे तो मैं कुछ कहूं। भाई जिन लोगों ने कन्वर्जन लिया, सबको पता है लालच के कारण लिया। लालचियों को वापस हिंदू धर्म में ले आए, नहीं चलेगा भाई। अपराजिता जी मुझे बताइए क्या धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भेद करना चाहिए? ना तो आप जैसे चैनल खोल के बैठे होते और करोड़ों कमा रहे होते। आप जैसे चैनल बड़े बड़े खोल के बैठे होते अगर लालची होते। मेरा चैनल नहीं है भैया, नौकरी करता हूं मैं। अपराजिता जी पॉइंट के मुद्दे पर आइए। क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर भेदभाव का अधिकार देता है? इनकी गुजारिश मान लीजिए, सिर्फ इनका शोर चलेगा हिंदुस्तान में, सबकी आवाज बंद कर दीजिए और इनकी आवाज चालू कर दीजिए। हम लोगों को डिबेटे बुलाए मत करिए, इनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। अकेले बुलाओ और इनकी आवाजें सुनो आप लोग, इनको अकेले बुलाया करो। को आंतरिकता के साथ धन्यवाद देना। सवाल का जवाब नहीं देते आप, सवाल का जवाब नहीं देते आप, सिर्फ अपराजिता जी को लेकर हमारे साथ आवेदनकारी सर्वोच्च न्यायालय में सवाल पूछेंगे, बिल्कुल जवाब मिलेगा। और असंवैधानिक तरीके से सवाल पूछेंगे तो उसका भी जवाब देने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2005 से एक गलत काम जो हुआ था और होकर आ रहा था, उस पर मुझे लगता है रोक लगाने के लिए, उन सिफारिशों के कार्यान्वयन को बंद करने के लिए हमारे सनातन वैदिक धर्म के भाई सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। देखिए 2005 9 मार्च 2005 प्रधानमंत्री के दफ्तर से जो अधिसूचना जारी की गई थी वो बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध थी, ये हम सब जानते हैं। और हम सब ने कहीं ना कहीं संविधान पढ़ा है, कुछ न कुछ हम सब जानते हैं संविधान के बारे में। और देखिए 4 अनुच्छेदों का उल्लंघन है। मैं पुनरावृत्ति करूंगी, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। देखिए पिछड़ी जाति के बारे में बात करना सही है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, लेकिन हम धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं कर सकते। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, उनकी नीति और उनके नियत की बात है, उस पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। और जब हम सबका बोलते हैं तो इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। और हर एक तबके के लोग, हर एक स्तर के लोग, हर धर्म के लोगों का सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कार्यरत है, आप सबको ज्ञात है। तो मुझे लगता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, मैं कह दूं बहुत विश्वास के साथ कि सर्वोच्च न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट पर हम सब की बहुत आस्था है और निश्चित तौर पर इन सिफारिशों का कार्यान्वयन बंद किया जाएगा। सीधी सी बात है, यह असंवैधानिक है और अवैध है। यह समझ में नहीं आ रहा है। मैं 24 साल तक
प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी थी। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैबिनेट के निर्णय के बिना प्रधानमंत्री के कार्यालय से अधिसूचना कैसे जारी की जा सकती है। इसमें कैबिनेट का अनुमोदन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, महामहिम राष्ट्रपति ही एक आयोग का गठन कर सकते हैं। इस तरह के आयोग का गठन जो सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के विषय में अध्ययन करे, और उसके बाद हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, 14 और 15 के विषय में हर जगह हर बार बातचीत करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड। हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हमने सब ने प्रियम्बल भी पढ़ा है संविधान का। तो मुझे लगता है कि बहुत दम है इस केस में। आवेदनकारियों ने जिस तरह से रिट पिटीशन भी ड्राफ्ट किया, हम सब ने पढ़ा है, बहुत सही कहा, और सिफारिशों को बिल्कुल कार्यान्वित नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय निश्चित तौर पर सही निर्णय देगी और हम सब अपेक्षा करेंगे, हम सब इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं सीधे यही सवाल तहसीन पूनावाला के पास ले जाता हूं जो मैंने एहतेशाम भाई से पूछा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सरदार पटेल ने, तहसीन भाई, ये बात कही थी कि वो मजहब अपने लिए स्पेशल स्टेटस कैसे मांग सकता है, अपने आप को माइनॉरिटी कैसे कह सकता है जो देश के बंटवारे का आधार बनाओ। आप मानेंगे सरदार पटेल ने उचित कहा था? तहसीन भाई सुन पा रहे हैं मेरी बात? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, विष्णु के पास जाता हूं। विष्णु, एहतेशाम जी कह रहे हैं कि भाई आप एक पिटीशन और डाल दीजिए जिसमें सभी मुसलमानों को हिंदू कह दिया जाए। क्या आपकी ये भावना है? आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, मैं आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है और देश के हर एक नागरिक उसे देखते हैं, और मैं आज डिबेट को कोई निचले स्तर पे नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं अपनी बात बहुत संजीदगी से रखना चाहता हूं। हमारा विषय ये है, और बहुत ही सिंपल विषय है, कि मुस्लिम भी इस देश का उतना ही इक्वल नागरिक है जितना इस देश का हिंदू है। तो अगर आप मुसलमानों को अलग चश्मे से देखेंगे तो इस देश में मल्टी नेशनलिज्म की भावना पैदा होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बल पाटिल के केस में पैरा 25 में यही बात कही थी कि किसी भी तरह का माइनॉरिटिज्म प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैं खुद जैन हूँ, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूँ। अगर आज मैं चाहूँ तो मैं ये कहूँ कि जैन के लिए स्पेशल कमेटी बननी चाहिए, कल को सिख समुदाय कहेगा कि हमारे लिए स्पेशल कमेटी बननी चाहिए, पारसी कहेगा, क्रिश्चियन कहेगा, तो इस देश का संविधान रह कहाँ जाएगा? टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा और इस देश में विभाजनकारी भावनाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कोई किसी मुस्लिम वर्ग के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुस्लिम वर्ग को स्पेशल चश्मे से देखना संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था, और जब मुस्लिम्स को ऑलरेडी आर्टिकल 14 में इस देश का इक्वल और बराबर शहरी माना गया है, आर्टिकल 14 का राइट उनको है, तो उनके लिए उसके ऊपर ओवर एंड अबव जाके आर्टिकल 14 से भी ऊपर जाके स्पेशल स्कीम चलाना और उनके लिए स्पेशल कमिटीज बनाना, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आर्टिकल 14 का वायलेशन, आर्टिकल 15 का वायलेशन है। एक बात और कहना चाहता हूं दीपक जी, आपके शो पे मुझे कोई भी बताए, यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठा है, क्योंकि तहसीन भाई भी सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं, काफी लर्नेड व्यक्ति हैं, संविधान में आर्टिकल 29 और 30 के अलावा क्या कहीं भी माइनॉरिटी शब्द यूज्ड है? एक ही जवाब आपको मिलेगा, नहीं यूज्ड है। आर्टिकल 30 में सिर्फ व्यवस्था है माइनॉरिटीज के लिए कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ये उनको राइट है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल स्कीम्स, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल कमिटीज, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इलीगल हैं। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर और यही बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी संविधान सभा में कि जब ये देश आज़ाद हो चुका है, सबको आर्टिकल 14 में इक्वल राइट है, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बीच भेदभाव क्यों? इस देश की माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के साथ मिलकर रहना है। और अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री का बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू था, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, इस देश के माने जाने लीडर हैं, मैं भी उन पर बहुत विश्वास रखता हूं। उन्होंने खुद कहा था, जब सच्चर कमेटी गुजरात गई थी, उनसे पूछा गया था कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, तो उनका जवाब था ये कि हम मुसलमानों के लिए स्पेशल चीज क्यों करें? अगर हम सड़क बना रहे, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा।
और यही बात, यही हमारे पिटीशन की मूल भावना है। तहसीन पूनावाला जी समझ सकते हैं कि इसको फेंक दिया जाएगा बाहर, जो भी कहना चाहते हैं। मुझे बाकी लोग यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे थे, कह रहे थे मैं बीजेपी में पद लेना चाहता हूँ। जो भी आप आरोप लगाना चाहते हैं, बिलो दी बेल्ट कमेंट करना चाहते हैं, आप करिए, ये आपका मुद्दा है। पर मैं तो तर्क के आधार पर अपनी बात रख रहा हूँ, संविधान के आधार पर अपनी बात रख रहा हूँ कि सच्चर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इलीगल है। और एक बात और कहना चाहता हूँ दीपक जी, आपके शो पे सच्चर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया था कि जो शेड्यूल का ट्राइब्स के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको खत्म कर दिया जाए, और जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है उनके लिए वहां पे अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो उसको खत्म किया जाए। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, SC ST के लिए रिजर्वेशन 1% भी खत्म नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से सच्चर कमेटी ने BR अम्बेडकर साहब की भावनाओं के खिलाफ ये रिपोर्ट दी है, ये टोटली असंवैधानिक है और ये लॉ में कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। अगर हो सकता है हमारी बात ना सुनी जाए, जैसे तहसीन पूनावाला जी ने कहा कि नहीं ये पिटीशन फेंक दी जाएगी, बाहर हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, हो जाए। अगर ऐसा होता भी है तो इस देश के लोग तो सुनेंगे मेरी बात, आपके माध्यम से लोग तो समझेंगे कि हाँ ये मांग सही थी, वेल रिसर्च पिटीशन थी, सही डिमांड उठाई गई, सही नियत से उठाई गई, वाजिब और बात इसके है, पीछे किसी का कोई पर्सनल वाजिब बात है। ठीक है, ठीक है। तहसीन भाई से सवाल पूछा था, वो तब जुड़े नहीं थे, लेकिन तहसीन भाई से पहले दिव्या वर्मा रुड़की से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। दिव्या, क्या मजहब के आधार पर अलग सुविधाएं देनी चाहिए राष्ट्र में किसी को भी? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी बात कहने के लिए। तो मेरा सवाल कांग्रेस से है कि यूपीए सरकार ने जो सच्चर कमेटी बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में बात करती है। तो क्या इस सच्चर कमेटी की आड़ में कांग्रेस जो यूपीए सरकार थी मुस्लिम माइनॉरिटीज के वोट बटोरने के लिए बनाई गई थी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो 10 साल की, यानी कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जो सच्चर कमेटी में जो सिफारिश की गई है उस पे स्पेसिफिकली सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज, यानी कि सिर्फ मुस्लिम्स को फेवर करने के लिए ऐसी कोई खास सफलतापूर्वक स्कीम जो है अभी तक सामने नहीं आई है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं बनाई गई है। क्या इसके पीछे एक ये कारण हो सकता है कि यूपीए सरकार जानती थी कि अगर इन सिफारिशों के बेसिस पे वो कोई स्कीम बनाएंगी या कोई अपना कोई पॉलिसी अगर सामने लाएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज को सिर्फ फेवर करेगा, तो उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा संगीन आरोप लग सकता है और बहुत ही ठीक है, मैं समझ गया, मुसलमानों का वोट पाने के लिए। ठीक बात है दिव्या, ठीक बोला आपने। मैं सीधे चलता हूं यहाँ से तहसीन के पास। तहसीन, क्या कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट पाने के लिए कमेटी बनाई थी? और दूसरी बात, सरदार पटेल ने साफ साफ कहा था कि वो कम्युनिटी जिसके चलते देश का विभाजन हो उसको पास स्पेशल पावर का अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए, उसको माइनॉरिटी तो कहा ही नहीं जाना चाहिए। सरदार पटेल ने यह भी कहा था कि आरएसएस एक देशद्रोही संगठन है और उसे बैन लगना चाहिए, और उसके बैन के पक्ष में थे। और राजेंद्र प्रसाद जी के साथ क्या क्या पत्र में के बीच में वार्तालाप हुई तो आप जानते हैं दीपक जी, और आरएसएस के बारे में उनकी क्या राय थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि आरएसएस उनके और नेहरू जी के बीच में हमेशा झूठ फैलाता है। तो सरदार पटेल जी की राय आरएसएस के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन हम सरदार पटेल को नहीं, हम इस वक्त भारत के संविधान और सच्चर कमेटी को डिस्कस कर रहे हैं। मेरी 3 लीगल पॉइंट्स है। आर्टिकल 14 की बात की विष्णु जैन, और मैं इसलिए आपको समझाता था ये क्यों ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएगा, क्योंकि इस पिटीशन के खिलाफ खुद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो एजी है, एसजीए, ये खड़े हो गए, यानी कि तुषार मेहता जी और वेणुगोपाल जी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 अगर आप बैरोमीटर रखते हैं राइट टू इक्वालिटी, तो सच्चर कमेटी 2001 के सेंसस के डेटा पे बनी है, तो 14% अगर मुसलमान है तो ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 2.5% मुसलमान है। तो ये तो आपका संवैधानिक कर्तव्य है कि आपको उनको देना पड़ेगा जगह। तो आप तो अपने आप को ऑन द फुट गोली मार रहे हो। आप कह रहे हो या बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि ये कमेटी जो थी इलीगल थी, और ये स्टैंड सुनिए। कौन से प्रोविजन में? कैसे मतलब? मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप 2011 का सेंसस रिलीज कीजिए। चलो मैं आपको एक चैलेंज आज इस शो पे देता हूं, कल दोबारा से डिबेट करें, आप 2011 का सेंसस रिलीज कीजिए, क्योंकि 2001 के सेंसस पे बनाए। चलिए आप रिलीज कीजिए। मोदी जी डरते क्यों 2011 का सेंसस रिलीज करने के लिए? दूसरी बात, अगर राइट टू इक्वालिटी है, यानी कि सबके इक्वल राइट्स है, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उतने मुझे दलित चीफ जस्टिसेस, उतने दलित जजेस, उतने मुझे एससी, ओबीसी, उतने मुझे जजेस, डीएम्स,
पुलिस इंस्पेक्टर्स दिखा दीजिए और उसी में मेरे मुसलमान भाइयों को डाल दीजिए, जैन भाइयों को डाल दीजिए, अन्य माइनॉरिटीज क्रिश्चियन भाइयों को डाल दीजिए। बताइए ना कितने हैं। ट्राइबल्स को डालिए, जितनी ट्राइबल्स की आबादी है उतने ट्राइबल जजेस है, जितनी ट्राइबल्स की आबादी है उतने ट्राइबल्स जजेस है, जितनी दलित भाई की आबादी है उतने दलित भाई पुलिस कमिश्नर है, एसपी है। अरे आप बताइए ना है कि नहीं है। चलिए आप करिए, आज खुला ही कर देते, आज दूध का दूध पानी का पानी इस नेशनल टेलीविजन पे कर देते। बताइए कितने हमारे दलित भाई दलित बहन है, उतने हैं जजेस, उतने हैं वाइस चांसलर्स। अरे आप आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हो लेकिन अधिकार नहीं देते हो, तब तो ये देश क्या बन जाएगा बता, मतलब है आपको। बिल्कुल मानता हूँ आर्टिकल अगर यही होता रहा तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए करें, चलिए करें, चलिए करते, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए यही बनेगा ना, मैं यही कह रहा हूँ ना, यही बनेगा ये देश। अंधेर नगरी चौपट राजा टक्काशेरबाजी टक्काशेर राजा, यही बन जाएगा। बड़े अदब से मैं आपसे हिस्सेदारी लेंगे। अपराजिता जी इसका बेहतर जवाब देंगी। अपराजिता जी सर बड़े अदब से मैं क्या आपसे, गोटी पर गोटी मिठाई जा सकती है, बताइए क्या गोटी पर गोटी मिठाई जा सकती है? फिर देश के सिस्टम्स का, देश में एजुकेशन का, देश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, देश में इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें, ये नेशनल चैनल है, इस तरह की दलील न दे, बड़ा हास्यास्पद है। जैसी आबादी वैसी हिस्सेदारी, ये कहाँ, ये अंधेर नगरी चौपट राजा की बात जो हो रही है, मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। बहुत ही अच्छा वाक्य इन्होंने कहा, बहुत ही अच्छा मुहावरा कहा। क्यों दलित भाई को अधिकार नहीं है क्या? ओबीसी भाइयों को अधिकार नहीं है जजेस बनने का? जाति की बात करते हैं, नहीं अधिकार, ये क्या बात हुआ? करते हैं मेरे ओबीसी भाइयों को अधिकार नहीं है एसपी बनने का, मेरे दलित भाइयों को अधिकार नहीं है डीएम बनने का। उन्हें ये क्या बात है? परिवेश चाहिए, उनके साथ हमें सहयोग करना चाहिए, उन्हें रिजर्वेशन चाहिए, उन्हें एक तरह का परिवेश चाहिए बढ़ने के लिए। जो पिछड़ी जाति के हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति के हैं, उसमें हम धर्म नहीं देखते हैं, हम उसमें जात पात नहीं देखते हैं। ये किस तरह की दलील है, हास्यास्पद। अरे तथ्य और तर्क के साथ बात करिए, क्या बोल रहे हैं आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन ये हास्यास्पद बातें न रखें। आप मुझे बताइए, टेलीविजन है, ऐसा ना कहें कि जितनी आबादी है उतनी भागीदारी हो, ऐसा नहीं होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल होनी चाहिए, शासन और प्रशासन होनी चाहिए के विषय में। अच्छा चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे मेरी इतनी सी बात सुन लीजिए, इतनी सी बात सुन लीजिए अपराजिता जी। जी 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 जी, क्या मेरी इतनी सी बात सुन लीजिए। देखिए कोरोना सेंटर में 10 डॉक्टर्स को अपॉइंट करना है, आप एक मुसलमान ले जाइए कुछ भी करता हो, आप एक दलित ले जाइए कुछ भी करता हो, एक आदिवासी ले जाइए कुछ भी करता हो, एक कुर्मी ले जाइए कुछ भी करता हो, पूरी सोशल इंजीनियरिंग कर दीजिए, सबको कोविड केयर सेंटर में डाल दीजिए। वो 10 तो मरेंगे ही मरेंगे, जो 10 वहां भर्ती हैं वो भी मर जाएंगे। ये हो गया सामाजिक इक्वालिटी। ऐसी सामाजिक इक्वालिटी चाहिए आपको? तहसीन पूनावाला बताइए। इसका जवाब मैं देता हूं सर, लेकिन आप इस मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ऐसा क्यों है सर कि जितने भी 9 बजे के डिबेट करते उसमें एक भी एंकर नेशनल टेलीविजन पे एससी या एसटी नहीं है? क्यों सर? आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं सर, आरएसएस का मुखिया आज तक कोई एससी भाई या एसटी भाई क्यों नहीं बना सर? क्या हमारे दलित भाइयों में वो ये तो आप चाहते ना कि वो 9 बजे मैंने के नहीं कहा एंकर एंकर एसपी बन जाए, मैंने नहीं कहा एंकर एसपी बन जाए, ये तो आप चाहते थे ना राइट टू इक्वालिटी में। सर मैं तो नहीं कह रहा था, वही कह रहा हूं मैं सर, तो नहीं कह रहा था, ये तो आप चाहते थे ना राइट टू इक्वालिटी में। सर मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सर मेरी बात सुन अब जलेबी बनाने लगे। ये जो चल रहा है इस मुल्क में, ये आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। बिल्कुल नहीं बन रहा हूं, मैं बिल्कुल सतत बात कर रहा हूं सर, और मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट अब आरएसएस आ गया है, पर जब जवाब नहीं मिला तो आरएसएस कि क्यों 9 बजे दुनिया की हर बीमारी आरएसएस। नहीं सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूं सर, सर दुनिया की हर बीमारी नहीं, देश की हर बीमारी आरएसएस से शुरू होती है। जिस दिन आरएसएस पॉलिटिकली समाप्त होगा, ये देश आगे बढ़ेगा। आरएसएस एक देश विरोधी संगठन है, हमें इसे मानना होगा। जिस संगठन में दलित भाइयों के लिए, ओबीसी भाइयों के लिए जगह नहीं है, आपको एक व्हाट्सएप करूंगा, पब्लिक टेलीविजन पर नहीं बोलूंगा सर। आपको उस बीमारी से अपने किसी नजदीकी को बचाना होगा। अगर ये बीमारी है तो आपको अपने किसी नजदीकी को उस बीमारी से बचाना होगा।
तो समझदार को इशारा काफी है। जिस दिन मैं होम मिनिस्टर बना सबको बचा दूंगा। समझ गया सर, समझ गया। बट सर क्या करें, चलिए आप अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करिए। 100% बचाना है सर। सर मेरा कहने का अंतर ये है, आगे बढ़े बहस में, इतना ही है कि ये जो पिटीशन 2005 का लाया गया है जी जी, हेलो, मैं कह रहा हूं आगे बढ़े बहस में, आप अपना आर्गुमेंट खत्म कीजिए। मैं फिर उसके बाद मेरे दर्शक भी जुड़ गए हैं, एहतेशाम भाई भी बैठे हुए हैं, उनके पास भी जाना है। जी सर, एक ही लाइन में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 2005 के इस मुद्दे को इस वक्त इसलिए रिवाइव कर दिया गया है क्योंकि इनको लगता है कि देश पेगासस से डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ये होने वाला नहीं है। और इस पिटीशन के खिलाफ खुद सरकार के जो वकील है ये खड़े हो गए। आप इस चीज़ को नोट करना, और सुप्रीम कोर्ट में जो होगा उस दिन हम दोबारा से बैठेंगे। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप कहीं की बातें कुछ कट पेस्ट करते लगा दो और ऐसे पिटीशन बना दो, इसका कोई मतलब नहीं होता है सर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर सरकार के वकील ठीक है, विष्णु पर आरोप लगाया, विष्णु ही जवाब देंगे। विष्णु, पेगासस से डाइवर्ट करने के लिए आपने पिटीशन लगाई है, और अगर नहीं तो कब से इस पिटीशन पर आप काम कर रहे हैं? एक दिन में पिटीशन तो बन नहीं जाती है। अरे दीपक जी, मुझे लगता है तहसीन पूनावाला जी आज इस शो में रिसर्च करके नहीं आए। इन्हें ये पता होना चाहिए कि, और इन्होंने शायद मेरी पिटीशन भी नहीं पढ़ी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, मैं इस पर आपको पिटीशन का बैकग्राउंड दे दूं, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार माइनॉरिटीज को दे रही है। जब उसको हमने चुनौती दी तो उसमें केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और कहा ये स्कीम्स हम सच्चर कमेटी के आधार पर दे रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये एफिडेविट दाखिल किया तब हमने सच्चर कमेटी को अब चुनौती दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब 2005 से आज 16 साल तक 14 साल तक सोए हुए थे। हमें तो यही पता था कि सच्चर कमेटी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, पर जब केंद्र सरकार खुद हलफनामा देके कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हम सच्चर कमेटी के आधार पे ये स्कीम्स दे रहे हैं, तो हमने उस सच्चर कमेटी को चैलेंज किया है। अब तहसीन पूनावाला जी ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में मेरा विरोध करे। ठीक है, ये उनका विचार है, ये उनका लुकआउट है। मैं तो सिर्फ अपने मुद्दे पे हूं। मेरा मुद्दा कानूनी है और मेरा मुद्दा संवैधानिक है। मेरा मुद्दा एक विजन का है कि जो चीज संविधान के निर्माताओं ने, फाउंडिंग फादर्स ने मना की थी, स्पेसिफिकली आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हटाते हुए, उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और तहसीन पूनावाला जी ने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहां पे आपके सामने 50 बातें की, एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। उल्टा एक अजीब सी अटपटी सी बात कही, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना शेयर मिलना चाहिए। तो इनको ये बात बता दूं मैं, जितनी जिसकी आबादी थी उसके हिसाब से आप पाकिस्तान ऑलरेडी बन चुका है। और अब इस इंडिपेंडेंट इंडिया में आप अपने आबादी के आधार पे हक नहीं मांग सकते हैं। अगर आर्टिकल 14 है तो सबके लिए, सबको आपको एक नजर से, एक चश्मे से देखना है। आप चाहते हैं कि आप मुस्लिम होके स्पेशल राइट्स मांगे, तो ये चीज यहाँ पे परमिसिबल नहीं है। और मैं एक मिनट रुक जाइए, और तहसीन पूनावाला जी ने अपनी बात को कंट्राडिक्ट किया। इन्होंने बड़ा दलित के लिए प्रेम दिखाया। जब सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में लिखा है कि दलित कॉन्स्टिट्यूएंसीज हटा दी जाएं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये किस बात का प्रेम दिखा रहे हैं? ये एक दलित को यूज करते हैं कि वो हिंदू वर्ग से कट जाए और इनके लिए वोट दे। ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है। दलित वर्ग हिंदू समाज का अभिन्न अंग है और दलित के लिए रिजर्वेशन की हमने हमेशा मुखालफत की है, हमेशा उसके लिए हमने उसके साथ खड़े रहे दलित वर्ग के साथ। तो आप अगर ये कह रहे हैं सच्चर, तो आप पहले सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को तहसीन पूनावाला जी पढ़ लीजिए कि उन्होंने कहा है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज खत्म हो। तो आप यहाँ पे दलितों के मसीहा बन के बात कर रहे हैं और सच्चर कमेटी का आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो या तो सच्चर कमेटी का विरोध करिए और या तो दलितों का विरोध करिए, दोनों में से एक रात चुन लीजिए। दो नाव पे आप नहीं चल सकते क्योंकि दोनों ना कंट्राडिक्टरी है। तो पहले सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस पढ़िए, उसके लिए आप दोनों को रखूंगा। तहसीन पूनावाला भी जवाब देना चाहते हैं, एहतेशाम भाई भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ऋतिक सिंधु, मेरे एक दर्शक गुरुग्राम से जुड़ गए। ऋतिक बताइए, क्या मिलना चाहिए मजहब के आधार पर अलग सुविधाएं? नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बात करना चाहूँगा इस सच्चर कमेटी के बारे में कि इस कमेटी का इंस्टीट्यूशन सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल्कुल। और क्योंकि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बिना किसी कैबिनेट डिसीजन के ये कमेटी पास कर दी थी। तो सर मेरा सवाल ये है कि इस कमेटी की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे माइनॉरिटीज़ के बारे में बात तो की गई है। और अगर बात डेवलपमेंट की है सर, तो डेवलपमेंट जहाँ तक कि मैं जानता हूँ सारे सोशो रिलीजियस
कम्युनिटीज और सबको मिला के जिनके बीच में इक्विटी हो सर, तभी डेवलपमेंट होती है। थैंक यू सर। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं तहसीन के पास। तहसीन, कोई जवाब है आपके पास विष्णुकांत की बात, विष्णु शंकर की बात का? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो आपको कहा विष्णु ने इस बात को कंफर्म कर दिया, सिर्फ घुमा फिरा कर, जैसे मन की बात होती है लंबा कह दिए, काम की बात संक्षेप में। मैंने कहा कि मोदी जी खुद सच्चर कमीशन को रेकमेंड कर रहे हैं। ये बात उन्होंने आपके शो पे कह दी कि उन्होंने, मोदी जी की सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम सच्चर कमीशन के बेसिस पे कर रहे। अगर सच्चर कमीशन इलीगल होता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, तो मोदी जी उसे डिसबैंड कर देते। बहुत कम लोग जानते, दीपक जी आप जानते क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कि 2013 में मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में सच्चर कमेटी के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया सर। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसी कमेटी के रिकमेंडेशंस के नीचे वो माइनॉरिटीज को आज पैसा दे रहे, फंडिंग दे रहे, क्योंकि माइनॉरिटीज वाकई पीछे। मैं इस बात पर आपके चैनल पे छाती ठोक कर कहता हूं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उतने दलित कमिश्नर ऑफ पुलिस होने चाहिए, डीएम होने चाहिए, उतने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होने चाहिए, एसपी होने चाहिए, जजेस होने चाहिए, चीफ जस्टिस होने चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि उतने नहीं है। तो हम ये मांगते 2011 का सेंसस को आप बार कीजिए, और जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस मांग पर मैं कायम हूं और हमेशा रहूंगा। अपराजिता जी, क्या ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली संभव है कि बकरे के बच्चे को मार मार के शेर बनाओ? और मैं दो वाक्य कहना चाहती हूं, आपके सबके समक्ष उपस्थापित करती हूं। प्रथम ये कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर रहती है। हम पहले भी देखते थे और अब भी देख रहे हैं, पहला वाक्य। दूसरा जो मेरा वाक्य है वो आश्चर्यचकित करने वाला है। देखिए, ऐसा है कि इतनी विधानसभाओं के चुनाव हुए या हो रहे हैं, आप सारी विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें। मध्य प्रदेश में इन्होंने इसे वचन पत्र कहा था। किसी भी घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी का उल्लेख नहीं है। कहीं नहीं कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी के सिफारिशों का हम कार्यान्वयन चाहते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें लगता है, कांग्रेस को अब लगता है, तुष्टीकरण की राजनीति हर मुहूर्त हर क्षण करते हैं, लेकिन उन्हें लगने लगा है अब कि ये असंवैधानिक और अवैध कमेटी थी, सिफारिशों का कार्यान्वयन नहीं होना चाहिए था। हम सबको इस दृष्टि से इसका विश्लेषण करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद को सच्चर कमेटी से दूर कर रही है। मैं ये दो वाक्य आप सबके समक्ष उपस्थापित करना चाहती हूँ। ठीक है, एहतेशाम जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने सच्चर कमेटी के तौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को झुंझुना थमाया था? वो जानती थी कि उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दीपक भाई साहब, आपने सवाल पूछा, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। अभी आपके पैनलिस्ट एक बोल रहे थे कि दलित भी हिंदुओं में आते हैं और ओबीसी भी हिंदुओं में आते हैं, लेकिन जब इनको वोट चाहिए होता है तब तो दलित हिंदू हो जाता है, लेकिन अपने जब घर के लड़के और लड़कियों की शादी करनी होती है तब दलित के परिवार में क्यों नहीं करते? विष्णु जैन जी और अपराजिता जी, जिसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि दलित और ओबीसी अगर हिंदू हैं तो आप अपने घर के बच्चों की शादी दलितों में और ओबीसी क्यों करने से शर्माते हैं? बताइए आप देशवासियों को, आज देशवासियों को बताइए आप क्यों शर्माते हैं? आप बिना कलमा पढ़वाए आप करवाइए, बताइए किसकी करवानी मैं कराता हूं, आपको करनी है बताइए, आपकी भी करवा सकता हूं मैं, आपकी भी करवा सकता हूं दीपक भाई साहब मैं शादी, और हिंदू की मुसलमान से, मुसलमान के हिंदू से सीना ठोक के कराऊंगा शादी। ये मेरा चैलेंज आपको दीपक भाई साहब, संविधान की नजर में रहते हुए कराऊंगा, संविधान के दायरे में रहते हुए कराऊंगा। एक दिन करवा दे, क्या? जिस दिन एक दिन करवा दे, जिस दिन करवा दे आपसे भाई, मैं आपको कलमा पढ़ना कोई बुरी बात है क्या? कलमा पढ़ना कोई बुरी बात है क्या? हम भी पढ़ते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, तो कलमा पढ़ने में क्या बुराई है? कलमा पढ़ने में क्या बुराई है? कलमा पढ़ने में क्या बुराई है बताइए? विष्णु जैन जी का जो साहित्य है जैन मुनि का, वो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन कमजोर इंसान होगा ना, घटिया इंसान होगा, उसी को सिर्फ कलमा पढ़ने से दिक्कत होगी। मुझे रामचरितमानस पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे महाभारत पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। बताइए आप क्या पढ़ना है, कौन सा श्लोक पढ़ना है?
पर आप लोगों को कुरान और कलमे पढ़ने से अगर इतनी दिक्कत हो रही तो फिर आप लोग कम ज़र्फ सवाल का जवाब खराब दीजिए, इंसान हैं। सवाल ये का मैं जवाब बोलना दीजिए चाहता आप। हूं। और एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं विष्णु जी को और जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सवाल का जवाब कि दीजिए सबका आप। खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आप मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग करने की जो साजिश रच रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी। हमारे हिंदू भाई जो हिंदुस्तान में सच्चे हिंदू हैं, जो संविधान को मानते हैं, उनकी ताकत हमारे साथ है और हमें पता है कि जब तक हमारे सच्चे हिंदू भाई हमारे साथ हैं, मुसलमानों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सवाल का जवाब नहीं देंगे, भाषण देने के लिए शो नहीं है सर, डिबेट का शो है ये। आर्गुमेंट दीजिए, आर्गुमेंट, डिबेट का शो है ये, भाषण कर रहे हैं। सीधे एनके सिंह साहब के पास चलता हूं। एनके सिंह साहब जो ग्राउंड रखे हुए हैं, दलाल भर्ती हो गए विष्णु हैं, शंकर जैन ने, उसके हिसाब से लगता है कि क्या सच्चर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है। कुपोषण का एनके शिकार सर, है, आपसे बेहतर 9 लाख संविधान बच्चे कोई नहीं कुपोषण समझता। का शिकार है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, तो जाके उनको खाना खिलाइए, डिबेट में मत बैठिए। मैं सुनता था इसका क्यों प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके मोदी जी हैं, खाना खिलाने के लिए एहतशाम? अगर हिम्मत है तो बना। एनके साहब बोलिए प्लीज। जी, मैं बोलूं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें एक तो सच्चर कमीशन नहीं है, कमेटी है। कमीशन के लिए ये मुमानियत है कि आर्टिकल 340 के तहत जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अप्रूव होके जाएगा, और प्रेसिडेंट कब देगा? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अप्रूव होके जाएगा। लेकिन चूंकि ये कमेटी है तो इतने में तो डिबेट हो सकता है। जो प्रॉब्लम है वो दूसरी है। आपने कमेटी बनाई, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, उसमें एक सिद्धांत था जो कि बड़ा सिंपल कहता है कि आप बिल्कुल जैसे कि आप दलितों का बार बार नाम ले रहे हैं, बैकवर्ड्स का ले रहे हैं, उनको कैसे दिया गया, एक उसका सिद्धांत निकाला गया। जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले जो थे, 1951 में उन्होंने एक फैसला दिया जो आज तक वैलिड है। वो था डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि अगर आपको लगता है कि समान कानून से वो वर्ग जो कि दबा हुआ है उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से आप कानून बना सकते हैं। ये आर्टिकल 14 का ही इंटरप्रिटेशन था कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया आप कर सकते हैं, लेकिन वो रेशनल होना चाहिए। हमारे यहाँ ये बात सही है कि बैकवर्ड, दलित, ये एक जमाने से एग्रेरियन सोसाइटी में खेती में काम मजदूर रहे हैं या कम खेती रही है, लिहाजा उनको जब हमने दिया। इनके सर मैं आपकी आवाज ठीक करवाता हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही है एयर पे, आपकी आवाज एयर पर बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही है। सीधे माजिद हैदरी के पास चलता हूँ जब तक इनके सर की आवाज ठीक हो। माजिद भाई बताइए, आप विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि ये जो सच्चर कमेटी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप मानते हैं? क्योंकि आर्टिकल 14-15 का वायलेशन है। दीपक भाई, मैं सच्चर कमेटी को एक तरफ रख के बात करूंगा और जो कुछ कहूंगा आंकड़ों पे कहूंगा, आंकड़ों के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और वो आंकड़े कहूंगा जो आरएसएस की सरकार मानती है। हमारा आप भी मानते हैं, हमारा 14% जनसंख्या है मुसलमानों की भारत में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली अपनी जम्बू कैबिनेट बनाई जिसमें 78 मिनिस्टर हैं और मुसलमान केवल 1 है, जबकि हमारा हक 18 मिनिस्टरों का बनता था। तो हमारे को 18 मिनिस्टर वहां नहीं मिले कैबिनेट में क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा हक पार्लियामेंट में 80 सीटों का बनता है, लेकिन हमें पार्लियामेंट में 80 सीटें नहीं दी जाती। हमारा हर जगह ऐसे ही हक बनता है, लेकिन हमारा हक हर जगह आरएसएस छीन लेती है। तो हमारा बात करने का हक बनता है। आप सच्चर कमेटी माने या ना माने, बट आप मुसलमानों के साथ नाइंसाफी मानिए। और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो हमारी कैबिनेट है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब के बगैर कोई मुसलमान भाजपा सरकार को नहीं मिला कि किसी एक मुसलमान को भी मंत्री बनाते। तो किस सरकार की आप बात कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जस्टिस करेंगे? कब आज तक मुसलमानों के साथ आरएसएस ने जस्टिस किया है? राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने नहीं बनाई है, वो तालिबान ने नहीं बनाई है, हमारे माननीय पूर्व जज ने बनाई है। उस पर भी आज हम सवालिया उठा रहे हैं। जिन्होंने ये अपील की है इनके खिलाफ केस होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इन्हें कम से कम 4 साल की कैद बामुशक्कत करनी चाहिए जिन्होंने ये बिल ऐसी गलत तरीके की फाइल की है।
ये माननीय उच्चतम न्यायालय का हर वक्त बर्बाद कर देते हैं। जाने को तैयार हूँ कभी फसाद मुसलमान दीपक के जी, नाम मैं पर, जाने को कभी तैयार नाम हूँ। पर नई मुसीबत। तैयार हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट मुझे 4 साल की सजा देता है ये पिटीशन फाइल। विष्णु शंकर जैन जी 4 साल जेल जाने के लिए तैयार हो मैं जाइए। तैयार हूँ, माजिद मैं अली ने तैयार हूँ पिटीशन दीपक जी। लगा दिया आपके इस खिलाफ देश के जनता लिए, की कोर्ट इस में। हिंदू समाज के लिए अगर ये पिटीशन फाइल करने पे मुझे कॉस्ट लग, मैं तैयार हूँ दीपक। अरे 4 साल क्या जी, आपको 14 साल के लिए जेल होनी चाहिए। अगर मुझे आपको petition उम्र फाइल कैद करने के मिलनी लिए 4 चाहिए साल की तिहाड़ कॉस्ट में। लगती है 4 साल। अरे हो अभी तो जाए, 4 कहा हो था, जाए अब सर। 14। अब उम्र को उम्र क्या है, क्या हो गया माजिद भाई आपको? पूरा जीवन इस चीज में लगाने के लिए उम्र तैयार भर अपने जेल में रहना चाहिए, तिहाड़ जेल में, या तो फिर तलोजा जेल में। आप लोगों का ठिकाना वही है। मैं उम्र ठीक है, अब हम शुरुआत ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा यहीं से। करोड़ की कॉस्ट लगे।